हेलो बच्चों, वीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ बायोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर पुनः उपस्थित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 141 तक क्वेश्चंस को बनाया था और आज के वीडियो में हम लोग 142 से आगे क्वेश्चंस को बनाएंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें प्रयास किया गया है विद्यापीठ द्वारा कि मानव शरीर की जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स, जो विशेष अंग हैं और विशेष प्रकार के रसायन का स्रावन या केमिकल को सेक्रेट करते हैं, जिनसे मानव शरीर की बहुत सारी गतिविधियां विनियमित होती हैं। इन्हीं ग्रंथियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को लेकर उपस्थित है, या ऐसा कहें कि सभी मुख्य प्रश्नों को लेकर उपस्थित है, ताकि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सभी सवाल कन्फर्मली बन जाए। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यह है कि निम्नांकित में से सही कथन की पहचान कीजिए। यानी दो स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। पहला है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंग्रेजी में अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, नलिका विहीन है, डक्टलेस है। ये सही है। इसलिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता और उससे निकलने वाला जो केमिकल है वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिल करके वो एक्सपैंड करता है बॉडी या सर्कुलेट होता है बॉडी। तो ये सही है, डक्टलेस ग्लैंड है। और दूसरा है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नलिका युक्त हैं, डक्टफुल है। ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो केमिकल है वो एक डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से बॉडी के किसी सर्टेन पॉइंट पर या सर्टेन पोर्शन पर पहुंचता है। ये बड़ा ही सवाल है, बहुत ही प्रमुख सवाल है यार। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टफुल ग्लैंड भी कहा जाता है, और इससे निकलने वाला जो केमिकल है वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टफुल ग्लैंड, नलिकायुक्त ग्रंथि कहा जाता है, और इनसे निकलने वाला जो केमिकल है वो एक डक्ट के माध्यम से बॉडी के किसी खास पोर्शन पर पहुंचता है। ये दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर है। ऐसा प्रयास किया गया है, आपका ग्लैंड से रिलेटेड बहुत ही वाइटल टॉपिक है, ग्लैंड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन भी सारे बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, और दूसरा है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। और इनमें कौन सही है। इनफैक्ट क्या है कि ये दोनों गलत है, इसलिए कि ग्लैंड स्पेशली केमिकल सेक्रेटिंग बॉडी है। और एक बात और समझना है कि दोनों जो केमिकल है बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उपापचयी क्रियाओं में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि से जो निकलने वाला रसायन है उसे एंजाइम कहा जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलने वाले केमिकल हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। तो ये उल्टा हो गया है, क्वेश्चन उल्टा पूछे हुआ है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है और बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। तो केवल हार्मोन को एंजाइम की जगह, एंजाइम को हार्मोन की जगह कर दिया जाए तो ये करेक्ट होगा, लेकिन जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यह गलत है। इसका आंसर होगा इनमें कोई नहीं। अब थोड़ा
थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि ये दोनों ही केमिकल्स जो हैं एंजाइम एंड हार्मोन्स, ये ह्यूमन बॉडी में वाइटल रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में। एंजाइम का फंक्शन है डाइजेशन, और यह डाइजेशन के प्रोसेस में पाचन की क्रिया में एज अ कैटलिस्ट उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो एंजाइम प्रोटीन है और यह पाचन की क्रिया में डाइजेशन के प्रोसेस में उत्प्रेरक एंजाइम कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये केमिकल है ह्यूमन बॉडी का। और ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं उनको मोटिवेट करता है कि आप अपना काम को करिए, परफॉर्म कीजिए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं, सिस्टम का कलेक्शन ही ह्यूमन बॉडी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी का ये निर्माण करता है। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स का कलेक्शन है। तो एक सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेन्स सेम टाइम में फंक्शन करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें हार्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है। वैसे हार्मोन्स की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, लेकिन ये वाइटल रोल प्ले करता है एज ए मोटिवेटर, एज ए प्रेरक। ये डिफरेंट किसी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गेन्स को ये मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अपने फंक्शन को करने के लिए। तो हार्मोन प्रेरक की भूमिका में होता है और एंजाइम उत्प्रेरक की भूमिका में होता है। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, प्रेरक, मोटिवेटर, ये प्राइम फंक्शन है। और एंजाइम भी प्रोटीन है और हार्मोन भी प्रोटीन है। स्पेशल वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम प्रोटीन ही है। बॉडी बिल्डिंग का ये बेस होता है। तो दोनों की भूमिका अलग अलग होती है और जिस रूप में क्वेश्चन पूछे इसमें गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन एंड एस्टेरोजन दो वाइटल सेक्स हार्मोन है ह्यूमन बॉडी में, मेल एंड फीमेल में। तो इस सेक्स हार्मोन को कौन सेक्रेट करता है? तो ऑप्शंस हैं एड्रीनल, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन इसको सेक्रेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि हार्मोन की बड़ी बड़ी भूमिकाएं होती है ह्यूमन बॉडी में, बड़ा ही महत्वपूर्ण केमिकल होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ में या वृद्धि में किस हार्मोन की भूमिका होती है, इसी संदर्भ में सभी एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं और इतना समझ जाने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बनेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि वृद्धि हार्मोन है, तो यह है एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। और कभी कभी यह भी कभी क्या बराबर पूछे जाते हैं कि एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है यह किस ग्लैंड द्वारा सेक्रेट किया जाता है? देन आंसर विल बी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इसी पिट्यूटरी द्वारा एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है, जो ग्रोथ में प्राइम रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एसटीएच। यहाँ टीएसएच भी पूछे जाते हैं, यह भी पिट्यूटरी द्वारा ही सेक्रेट होता है। और टीएसएच है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, क्योंकि यह थायराइड के फंक्शन को स्टिम्युलेट करता है। जीडीएच गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, यह
गोनाड ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उसको मोटिवेट करता है, तो सब किया ये भी निकलता है आपको पिट्यूटरी द्वारा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा STHA। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है? माय गुडनेस, ये यूनिक क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे ही जाते रहते हैं। इनफैक्ट क्या है कि पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप में मास्टर ग्लैंड है, इसीलिए कि डिफरेंट मास्टर मीन्स यहाँ पर है सेंस कंट्रोलर, जैसे मास्टर क्लास में सभी बच्चों को कंट्रोल करता है, यह डिफरेंट ग्लैंड्स के या ऑर्गन्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, हेंस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये खुद मास्टर ग्लैंड है, तो इसका कौन मास्टर है? ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। इनफैक्ट क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपना फंक्शन करता है, उसके फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, हम सभी पढ़ते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ब्रेन में, बड़ी ही वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में यह भी। और यह पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को तो रेगुलेट करता ही है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और यह इसको ह्यूमन बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि ह्यूमन बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, तो इसमें सबसे प्राइम भूमिका हाइपोथैलेमस की ही होती है, इसीलिए इसको थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को यह रेगुलेट करता है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड का भी यह मास्टर है, यानी पीयूष ग्रंथि का मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 147, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? मिक्स्ड ग्लैंड, या हिंदी में कभी कभी उभय ग्रंथि के नाम से। परीक्षा के ही शब्द को ज़्यादा ध्यान में रखें, उसी सेंटेंस को इससे ज़्यादा पढ़ें, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इधर भागने की जरूरत नहीं होगी, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये परीक्षा से पूछे गए प्रश्न के ही शब्द होते हैं। तो या तो पूछता है कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में, नहीं तो उभय ग्रंथि के रूप में, नहीं तो एग्रोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों रूप में। तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं, एंडोक्राइन और एग्रोक्राइन, दोनों का कैरेक्टर डिस्कस कर ही लिए। एक में डक्ट होता है, एक में डक्ट नहीं होता है। एक से निकलने वाला केमिकल एंजाइम कहलाता है, एक से निकलने वाला केमिकल हार्मोन कहलाता है। अब है कि कौन सा वह ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में, मिश्रित ग्रंथि के रूप में भूमिका निभाता है? तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, उसमें आंसर आता है अग्न्याशय, सॉरी पेनक्रियाज, यस अग्न्याशय जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय या पेनक्रियाज। तो प्राइम क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इनके अलावे, पेनक्रियाज के अलावे टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड, ये दोनों भी मिक्स ग्लैंड की भूमिका में होते हैं। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की भूमिका निभाते हैं। तो जब ये केवल ये ऑप्शन हो तो ये आंसर होगा, और इसमें ये दोनों ऑप्शन है, तो पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी ये सभी एंडोक्राइन एंड एग्रोक्राइन की भूमिका में होते हैं। मीन्स ये मिश्रित ग्रंथि, दोनों के कैरेक्टर हैं, मौजूद है। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय के किस सेल से इंसुलिन निकलता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, एवरग्रीन प्रश्न है। सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि किस ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया है, लॉन्ग में भी पढ़ाया है कि इंसुलिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है इंसुलिन नामक हार्मोन की ह्यूमन बॉडी में, और यह ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में
मेंटेन करने में प्राइम रोल प्ले करता है। और इंसुलिन अगर सही ढंग से नहीं निकले तो व्यक्ति डायबिटीज मेलिटस का शिकार हो जाता है। अब यहाँ अलग प्रश्न है कि भाई पेनक्रियाज से तो निकलता है इंसुलिन, लेकिन पेनक्रियाज के किस सेल से निकलता है, किस कोशिका से निकलता है? ऑप्शंस है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, इनमें कोई नहीं तो सिंपली बीटा सेल फैक्चर है। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज ग्लैंड का कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन की भूमिका निभाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड का एक पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये एज एंडोक्राइन फंक्शन करता है और इसी में एंडोक्राइन कह रहे थे, क्षमा करें, एंडोक्राइन फंक्शन करता है और इसी में बीटा सेल होता है जिससे इंसुलिन निकलता है। और बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे सेल होते हैं इसमें, लेकिन सबसे प्राइम क्वेश्चन यही रहता है बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों मैमेलिया या मैमल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल? या कभी कोई पूछा जाता है मनुष्य में, तो हम लोग मैमल ही तो हैं। तो मनुष्य में या मैमल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑप्शंस है लीवर, थायराइड, पाराथायराइड, पिट्यूटरी। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा लीवर। यह मानव शरीर की या स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? अब देखिए कि हम लोग धातु आयन पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब 150 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे स्तनधारियों में या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है और लीवर एंडोक्राइन है। तो भाई एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मैंने आपको बता दिया शुरू में है। इसको ठीक से अगर आप कंसंट्रेट होकर सुन लें तो ग्लैंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके प्राइम बन जाएंगे, ऐसा मेरा बिलीव है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जब पूछेगा सीधे तो लीवर है, एक्सोक्राइन है, और एंडोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो जब यह क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो आंसर हो जाता है आपको थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लेकिन यह एंडोक्राइन है, और सबसे बड़ी ग्रंथि एंडोक्राइन में थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, जिसको हिंदी में आवर्तु ग्रंथि कहते हैं। लेकिन हिंदी टर्म में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इंग्लिश टर्म को ज़्यादा याद रखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो धातु आयन पर तो कई सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं और हमको लगता है कि अब आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा धातु आयन? कैल्शियम धातु आयन। फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम धातु आयन। नर्व के फंक्शन में सोडियम एंड पोटेशियम धातु आयन। और यहाँ पर है कि इंसुलिन के फंक्शन में किस धातु आयन की भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा जिंक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के कार्य को सामान्य बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन को किस रूप में मिलाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर की सलाह होती है कि आयोडाइड नमक खाएं, क्योंकि आयोडीन नमक कहीं, वैसे आयोडीन पालक से भी मिलता है, समुद्री खाद्य से भी मिलता है, लेकिन सबसे मुख्य स्रोत हमारे भोजन में आयोडीन का नमक ही है और यह आयोडाइड होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि के जो और हम सभी जानते हैं कि आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को बढ़िया माने बेहतर करता है, सुचारू करता है। इसकी कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड में सूजन होगा, थायराइड ग्लैंड
बढ़ जाएगा, जिसको गोइटर कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। तो और थायराइड का फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन बॉडी में, खास करके अम्ल और क्षार के रेगुलेशन में, एसिड और बेस के रेगुलेशन में इसकी भूमिका बड़ी प्रमुख होती है। और यहाँ क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के कार्य को सामान्य बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन को किस रूप में मिलाया जाता है, यानी किस यौगिक के रूप में मिलाया जाता है। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री में, जो अब कम पूछे जाने लगे हैं, कि शीशा रहित पेट्रोल, पहले पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता था, पता चला ये काफ़ी प्रदूषक है, तो अब पेट्रोल पंप पर शीशा रहित पेट्रोल मिलता है। तो जब पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता था तो यह क्वेश्चन काफ़ी कॉमन पूछा जाता है, अभी भी आ जाते हैं कि पेट्रोल में शीशा को किस यौगिक के रूप में मिलाया जाता है। तो वहाँ आंसर क्या होता है, टेल, TEL, टेल, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है कि नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वह किस कंपाउंड के रूप में मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरा है ए तथा बी दोनों। इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। इनफैक्ट क्या है कि नमक में जो आयोडीन मिलाए जाते हैं वह इन दोनों कंपाउंड के रूप में मिलाए जाते हैं, इन दोनों यौगिक के रूप में मिलाए जाते हैं, यानी सोडियम के यौगिक के रूप में भी और पोटेशियम के यौगिक के रूप में भी। इसका आंसर होगा सी। तो विश्वास है विद्यापीठ आपके लिए जो सामग्री लेकर उपस्थित हो रहा है, होता रहा है, आगे भी रहेगा, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा, इससे लाभ मिल रहा होगा अपनी तैयारी में। और फिर अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टॉपिक्स और कंटेंट्स को लेकर उपस्थित होगा पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद।